नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध की वजह से जो तेलों के दाम में बढ़ोतरी आई है, उसका विश्व के जो पूरी अर्थव्यवस्था है, उस पे क्या असर पड़ा है, भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ा है और हमने कैसे भारत ने कैसे एक बैलेंसिंग एक्ट करते हुए जो प्राइसेस हैं उनको भी बहुत हद तक कंट्रोल किया है और इन्फ्लेशन को भी बहुत हद तक कंट्रोल किया है। तो चलिए शुरू में बात करते हैं कि विश्व के अलग-अलग देशों में कहाँ-कहाँ तेलों के दाम कितने-कितने बढ़े हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 11 देशों की और इनमें जो तेलों में बढ़ोतरी हुई है वो कितनी तेलों के दाम जो कच्चे तेलों के दाम हैं उनमें जो या पेट्रोल के जो दाम हैं उनमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। ये पूरे ये जितने भी आंकड़े हैं वो यूएस डॉलर में है। अ, अगर आप देखें तो इस पूरे ग्रुप में कुछ देश ऐसे हैं जो खुद जिनके पास तेल का भंडार है और कुछ देश ऐसे हैं जो तेल को आयात करते हैं। सऊदी अरेबिया इनमें तेल खुद का ही है, इनके तेल के भंडार हैं। और ये ओपेक खाड़ी का एक देश है, ओपेक का पार्ट है, इसमें कोई असर नहीं पड़ा। पाकिस्तान पे जो असर पड़ा है वो 67% इंक्रीज है। यूएसए में 8% की गिरावट देखी गई है, हिंदुस्तान में 8% की बढ़ोतरी देखी गई है। चाइना की अगर बात करें तो 12% की वृद्धि है, ऑस्ट्रेलिया में 28%, श्रीलंका में 96%। हम सब जानते हैं श्रीलंका में इस वक्त गृह युद्ध की सी स्थिति बन रही है। जर्मनी में 9% का इजाफा है, फ्रांस में 22, इटली में 18 और यूनाइटेड किंगडम में 18, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में 18% की बढ़ोतरी हुई है अप्रैल 2022 से लेकर जुलाई 2022 के बीच में। तो ये जो कच्चे तेल के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है, इसका जो अर्थव्यवस्था है उस पे क्या असर पड़ता है। भारत की अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो इसका क्या असर पड़ना चाहिए था और बाद में हम देखेंगे कि क्या असर पड़ा है और भारत ने अपने आप को कैसे इसमें मनूवर किया है अपने आप को। अगर हम बात करें ऐसे देशों की जो कि जैसा हमने देखा पिछले चार्ट में कि कुछ देश ऐसे हैं जो आयात करते हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो इसका निर्यात करते हैं जिनके पास अपने भंडार हैं, और कुछ देश ऐसे हैं जो जिनके पास भंडार भी हैं और आयात भी करते हैं। तो जितने भी देश ऐसे हैं जो कि अ, पेट्रोल या कच्चे तेल का आयात करते हैं, उनको इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये है कि आपको जो ये कच्चा तेल खरीदना पड़ता है, वो आप खरीदते हैं डॉलर्स में। एक करार हुआ था जो 1970 के दशक में हुआ था, जिसे पेट्रो डॉलर भी कहा जाता है। इसके तहत आपको डॉलर्स में ही पेमेंट करनी होती है खाड़ी के जितने भी देश हैं उनको। अब जितने भी विकासशील देश हैं जो कि आयात पे निर्भर हैं, जैसे भारत आयात पे निर्भर है, 80% से ज्यादा हमारा जो कच्चा तेल है वो आयात होता है खाड़ी के देशों से, रशिया से और कई देशों से। जब तेलों की कीमतें बढ़ती हैं तो हमारे आयात का जो बिल है, जो हम आयात करते हैं उसका जो भुगतान करते हैं, वो भी उतनी ही मात्रा में बढ़ जाता है। अगर 100 रुपए का कच्चा तेल है तो वो 200 रुपए का हो जाएगा अगर दुगनी वृद्धि हो जाती है। 31 मार्च 2022 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष में भारत ने लगभग 119 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है तेल के लिए, जो हमने आयात किया है। अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करें, जैसा मैंने पहले भी बताया कि खाड़ी के जो देश हैं, वे जब हमें तेल बेचते हैं तो उनको हमें भुगतान करना होता है डॉलर में, जो पेट्रो डॉलर की बात है। तो हमें उनका भुगतान डॉलर में करने के लिए रुपए को
बाजार में बेचना होता है ताकि हम डॉलर खरीद सकें और उनको पेमेंट कर सकें। इससे भारतीय रुपए का अवमूल्यन यानी डेप्रिसिएशन होता है और ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारा जो रुपया है उसको उसका नीचे जो अभी जो गिरावट आई है, जो विनिमय इसका मूल्यन हुआ है, उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है। अब चूंकि आयात बिल में बढ़ोतरी होती जा रही है, तो इसके परिणाम सब स्वरूप जो सरकार है उन पे प्रेशर आता है कि आप ज्यादा से ज्यादा रुपया बेचें और डॉलर खरीदें। इससे एक बहुत ही विशिष्ट साइकिल जनरेट होती है जो कि अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ती है। भारत की भारत की या किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो ऐसी डिमांड है जो कि कहीं ना कहीं जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल पे निर्भर है, उनके डिमांड में कमी आ जाती है। जैसे हम अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो तेल पे निर्भर है। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसकी डिमांड घटती है। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री हमारी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत लोगों को रोजगार भी देती है, तो उनकी आय में भी घटौती होती है, जिसके फलस्वरूप डिमांड्स घटने लगती हैं। जब डिमांड्स घटती हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है और इन्फ्लेशन बढ़ने से हमें दोहरा एक जिसे डबल वैमी कहते हैं वो होता है और धीरे धीरे आपकी इकोनॉमी श्रिंक होने लगती है। अब इसका असर पड़ता है ऐसे डिमांड पे या ऐसे खर्चों पे जिसे हम डिस्क्रेशनरी स्पेंड कहते हैं। यह ऐसे खर्चे हैं जो जरूरी नहीं है, उनको हम टालते जाते हैं, जिसकी वजह से डिमांड घटती जाती है और इन्फ्लेशन बढ़ते जाता है। जब इन्फ्लेशन एक लिमिट के पार हो जाता है तो उसी को हम लोग आर्थिक मंदी कहते हैं। इसका असर राजकीय घाटे पे भी, राजकोषीय घाटा जो होता है यानी फिजिकल डेफिसिट, उस पे भी पड़ता है। तेल की कीमतों में जब तेजी आती है तो हमारा जो खास करके ऐसे देश होते हैं जो आयात पे निर्भर होते हैं, उनका आयात का बिल बढ़ता है और निर्यात या तो स्टेबल है या बढ़ा नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप ज्यादा पैसा दे रहे हैं, कम पैसा ले रहे हैं, तो इससे आपका जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ते जाता है। माना यह जाता है कि प्रत्येक $10 की जब वृद्धि होती है आपके क्रूड ऑयल में, तो आपका चालू खाते का घाटा यानी करंट अकाउंट लॉसेस वो $10 बिलियन से बढ़ जाता है। और हर एक $10 की वृद्धि जो होती है उसका मतलब ये होता है कि आपकी सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 0.5% यानी 0.5% से कम हो जाता है। तो इस तरीके से आपका कमाई घटती है, महंगाई बढ़ती है, तो आपको डबल वैमी पड़ती है। तो अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि जब जो जिस तरीके के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उससे हमने अपने आप को कैसे बचाया और कैसे प्राइसेस को हम स्टेबल रखने में कामयाब रहे। जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध किया या आक्रमण किया, तो ज्यादातर वेस्टर्न जो कंट्रीज थी उन्होंने अपना एक सैंक्शन लगा दिया, एम्बार्गो लगा दिया उनके ऊपर, जिसकी वजह से ज्यादातर जो विदेशी कंपनियां, जो पश्चिम की कंपनियां थी, उन्होंने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया। तब रशिया ने भारत को 30% डिस्काउंट के साथ अपना जो कच्चा तेल है जिसे यूरल कहते हैं वो ऑफर किया और हिंदुस्तान ने उसको अपने हितों को ध्यान में रखते हुए उसे स्वीकार भी किया। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो जून में हमारा जो आयात था कच्चे तेल का, वो साढ़े 9 लाख यानी 950,000 बैरल्स प्रतिदिन के हिसाब से हम आयात कर रहे हैं रशियन यूरल। इसका फायदा ये हुआ कि जो हमारी ये जो मार्केट है जो कि डिपेंडेंट है प्रिडोमिनेंटली जो खाड़ी के देश हैं उन्हीं के ऊपर,
उनका जो हिस्सेदारी है वो 59.3% से घट के 56.5% रह गई है। जहां रूस का जो तेल जो हम आयात कर रहे हैं वो बढ़ के 15.5% बढ़ गया है। उसी जगह पे जो इराक से हम आयात कर रहे थे उसमें 10.5% की गिरावट आई है, और सऊदी अरेबिया से जो कच्चा तेल आयात हो रहा था उसमें 13.5% की कमी आई है। इसका जो हमें फायदा मिला है वो फायदा ये मिला है कि जो भी हमारी सरकारी और निजी कंपनियां थी जो कि जिनके पास रिफाइनरीज थी, अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर विश्व में सबसे ज्यादा 84 रिफाइनरीज हैं। विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी रिलायंस उद्योग भी भारत में ही है। रशिया से कच्चा तेल सस्ते में लेके हमने उसे रिफाइन करके आगे बेचा है। अगर हम हमारे निर्यात की बात करें तो निर्यात हमारा लगभग 15% से बढ़ा है, जो प्राइवेट कंपनीज ने किया है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज होगी या नायरा एनर्जी होगी। ओवरऑल हमारा 23% की बढ़ोतरी हुई है सरकारी और प्राइवेट कंपनी मिलाकर के, जिन्होंने तेल को रिफाइन करके आगे बेचा है। इस नंबर में अगर हम पिछले मार्च के हिसाब से देखें तो लगभग लगभग सॉरी, अगर हम अप्रैल और मई के बीच की बात करें तो अप्रैल से 3% की गिरावट आई है मई में, लेकिन पिछले साल से 23% का इजाफा है। तो हम क्या कर रहे हैं, रशिया से सस्ता तेल ले रहे हैं, उसको रिफाइन कर रहे हैं और आगे पेट्रोल डीजल के रूप में आगे बेच रहे हैं। इससे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो $67 बिलियन से बढ़ के $73 बिलियन हो गया है पेट्रो प्रोडक्ट्स का। तो इससे हमें रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। इसका असर ये हुआ है कि जब हम सरकारी कंपनियों के आंकड़ों के बारे में बात करते हैं तो 31 मार्च 2022 को खत्म हुए तिमाही में ओएनजीसी ने 40,306 करोड़ का मुनाफा, जो कि उनके पिछले वित्तीय वर्ष के मुनाफे से 258% ज्यादा था। ऑयल इंडिया की बात करें तो 3,887 करोड़ रुपए का मुनाफा उन्होंने घोषित किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 123% अधिक था। गेल की अगर हम बात करें तो इन्होंने 10,364 करोड़ का जो है मुनाफा उन्होंने डिक्लेयर किया है, जो कि 112% ऊपर था। अगर हम निजी रिफाइनरीज की बात करें तो निजी रिफाइनरीज ने भी बहुत अच्छा अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया है। तो ओवरऑल इस वजह से हम कामयाब रहे अपने प्राइसेस को स्टेबल रखने में। तो जैसा हमने देखा, ये जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका इकोनॉमी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में यूएस में 9.1% इन्फ्लेशन है, यूके में 9.1% है, और एक्सपेक्टेड है कि जुलाई के करीब में वो 2 डिजिट पार कर जाएंगे, मतलब 10 से ऊपर पहुंच जाएंगे, 10 या 10 के ऊपर पहुंच जाएंगे। जब हम बात करें यूरोप की तो ज़्यादातर यूरोप के देशों में डबल डिजिट में इन्फ्लेशन चल रहा है, चाइना का भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। उसी जगह पे जब हम भारत की बात करें तो भारत ने अपना इन्फ्लेशन जो है 6.9% पे रखने में भारत कामयाब रहा है, केवल इन्हीं कारणों से कि उन्होंने सही समय पे सही फैसला लेते हुए रशियन यूरल एक्सेप्ट किया। और रशियन यूरल धीरे धीरे हम अपनी जो डिपेंडेंसी है ओपेक के देशों पे वो घटाते जा रहे हैं, और रशियन यूरल उसकी तरफ हम अपनी जो है उसकी डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं। अब तक हमने 6.5 करोड़ बैरल जो है रशिया से ऑलरेडी इंपोर्ट किए हैं। अब रशिया ने उनकी कीमत $93 से बढ़ा के $103 कर दी है, हम तब भी बहुत अच्छे फायदे में हैं। और जो हमारी ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने अच्छा खासा मुनाफा इसमें कमाया है पिछले वित्तीय वर्ष में।
यह जो पूरा चक्र है, इसमें जिस तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी, जिस तरीके से हमारे ओवरऑल जो रिलेशनशिप है कंट्रीज के साथ में, जिस तरीके से हमने डेवलप किए, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसके लिए जो करंट डिस्पेंसेशन है उसको हम साधुवाद भी देंगे। इसके साथ मैं अपनी प्रस्तुति को यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।